जनरल थिम्या ने जब रक्षा मंत्री से मतभेद के बाद इस्तीफा दिया तो पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया था। 6 फीट 3 इंच का कद, लंबा चेहरा, पतली मूंछें, चौड़ी पेशानी, चौकस आंखें और खुले हुए कंधे। मतलब वह सब जो हमारे जहन में किसी सेनापति के लिए उभरता है, कोडेडेरा सुब्बा थिम्या में था। यकीनन वे सबसे पहले और सबसे सफल भारतीय जनरल तो नहीं थे, पर हाँ, सबसे चर्चित सेनापति जरूर थे। खुद भारतीय सेना के अफसर थिम्या के बारे में ऐसा मानते हैं तो फिर कुछ बात तो थी उनमें। जनरल थिम्या ने दूसरे विश्व युद्ध में एक ब्रिगेड का नेतृत्व किया था। उन्हें टिम्मी साहब कहा जाता था। वे अपने जीवन काल में ही किंवदंती बन गए थे। उत्तर कोरिया में अपनी सैन्य भूमिका के बाद वे पूरी दुनिया में जाने गए। वे इकलौते भारतीय जनरल हैं जिनकी जीवनी किसी विदेशी लेखक हम्फ्री एवांस ने लिखी है। किताब का नाम है थिम्या ऑफ इंडिया अ सोल्जर्स लाइफ। 1948 में मेजर जनरल थिम्या कश्मीर में जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे, यानी वहां के सबसे बड़े सैन्य अफसर। बात यह है कि थिम्या बड़े बेबाक अफसर थे। तत्कालीन रक्षा मंत्री साम्यवादी वी.के. कृष्ण मेनन से उनके सैद्धांतिक मतभेद थे। भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए उन्होंने कई बार आवाज उठाई। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में बेल्जियम से लाइसेंस लेकर FN-4 ऑटोमेटिक राइफल बनाई जाए। इस पर मेनन ने कहा कि चाहे जो हो जाए, वो नाटो देश की बंदूकें भारत में नहीं आने देंगे। जहां थिम्या भारत के लिए चीन को सबसे बड़ा खतरा मानते थे, मेनन की नजर में देश को पाकिस्तान से सावधान रहने की जरूरत थी। दोनों के बीच दरार तब बढ़ गई जब मेनन ने मेजर जनरल ब्रिज मोहन कौल को उत्तर पूर्वी कमान का जेओसी बनाने की बात कही। उधर जनरल थिम्या की नज़र में BM कौल को फील्ड ऑपरेशंस का तजुर्बा नहीं था और चीन के नज़दीक होने की वजह से उत्तर पूर्व कमान महत्वपूर्ण थी। इस मुद्दे पर दोनों में तू मैं हो गई। कड़वा बोलने के लिए प्रसिद्ध मेनन ने उन्हें अमेरिकी एजेंट कह दिया। इससे नाराज होकर थिम्या ने नेहरू को पत्र लिखा कि रक्षा मंत्री और उनके बीच एक ही व्यक्ति रह सकता है, लिहाजा वे इस्तीफा दे रहे हैं। मीडिया में यह बात लीक हो गई। विपक्ष ने मेनन को दोषी मानते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। सरकार के पक्षधर अखबारों में भी हेडलाइनें छपने लगी कि मेनन जाएं, थिम्या नहीं। पूरे देश में लोग थिम्या के पक्ष में खड़े हो गए। खैर, जवाहरलाल नेहरू के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। नेहरू ने थिम्या से इस्तीफा वापस लेने को कहा और यह भी कि वे मेनन को समझाएंगे। थिम्या मान गए, पर नेहरू ने मेनन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। जानकार मानते हैं कि उन्होंने जब कदम उठा लिया था तो उस पर टिके रहना था। मेजर जनरल वी.के. सिंह लिखते हैं, उसके बाद थिम्या वह थिम्या नहीं थे जिसके लिए वे जाने जाते थे। बदकिस्मती से जब थिम्या रिटायर हुए तो चीन के साथ सीमा विवाद चरम पर था और इससे निपटने के लिए देश तैयार नहीं था। सैनिकों को संबोधित करते हुए विदाई भाषण में थिम्या ने कहा, मैं आशा करता हूं कि मेरे सैनिक चीन की तोपों के आगे बेबस खड़े नजर न आएं। ईश्वर तुम सबकी रक्षा करे। चीन से युद्ध में हमें जबरदस्त हार मिली थी। इस पर अफसोस करते हुए जनरल थिम्या ने कहा था कि काश वे नेहरू को समझा पाते। अब बातें उनके सैनिक जीवन की। थिम्या ने भारत विभाजन के ऑपरेशन की कमान संभाली थी और उसके बाद कश्मीर युद्ध। देखा जाए तो 1947 में हुई कारगिल की पहली लड़ाई के नायक वही थे। तब कबायलियों ने कारगिल और द्रास के साथ श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाले जोजिला दर्रे पर भी कब्जा कर लिया था। पूरे आसार थे कि लेह पर भी उनका कब्जा हो जाता। ऐसे में जनरल थिम्या ने एक साहसी योजना बनाई। उन्होंने अपने इंजीनियरों को जोजिला पास तक एक वैकल्पिक रास्ता बनाने को कहा। 8 किलोमीटर लंबा ये रास्ता बनाने में 3 हफ्ते से भी कम का वक्त लगा। इसके बाद जनरल थिम्या ने 12,000 फीट की ऊंचाई पर टैंक चढ़ा दिए। ये कारनामा पहले कभी नहीं हुआ था। इतनी ऊंचाई पर टैंक देखकर हमलावरों की सांस उखड़ गई। कारगिल और द्रास फिर भारत के कब्जे में आ गए। लेह भी बच गया। ये जीत भारतीय सेना के इतिहास की सबसे बड़ी कामयाबियों में गिनी जाती है। उनको तीसरा बड़ा मौका 1953 में मिला। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने तटस्थ राष्ट्रों की सेना में भारत से अपने सैनिक भेजने और उस सेना की भारतीय कमांडर द्वारा अगुवाई करने का आग्रह किया। नेहरू की पसंद पर थिम्या को भेजा गया। नेहरू ने उन्हें सलाह दी कि वे हर हाल में तटस्थ रहें और किसी एक पक्ष की ओर न झुकें। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने 22,000 कम्युनिस्ट सैनिकों को उनके घर भेजने के मसले को बड़ी सूझबूझ से हल किया था। संयुक्त राष्ट्र और दुनिया ने उनकी भूमिका की तारीफ की और सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा। एक सैनिक के लिए बहादुरी के साथ भाग्यशाली भी होना जरूरी है।
थिम्या एक बार नहीं, कई बार भाग्यशाली साबित हुए थे। वीके सिंह ने जिक्र किया है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बर्मा की लड़ाई में ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी जापानियों के हाथों बुरी तरह हारी थी। हार का ठीकरा गलत तरीके से उनके सिर पर फोड़ा गया। एक रोज उन्होंने अधिकारियों की इजाजत के बिना जापानी सेना पर हमला बोल दिया और करीब 100 जापानी मार गिराए। किस्मत से उनकी टुकड़ी का एक भी जवान घायल नहीं हुआ। उनके ब्रिटिश अफसर ने उन्हें डांटा पर हिम्मत की दाद देते हुए कहा कि वे किस्मत वाले हैं और अगर एक भी सैनिक मारा जाता तो उन्हें मुश्किल हो जाती। जनरल थिम्या की यारबाजी के किस्से भी कम दिलचस्प नहीं हैं। आजादी के पहले की बात है। वे 5 मद्रास बटालियन के मास्टर गनर थे। एक रोज एक खूबसूरत लड़की से उनकी मुलाकात हुई जो गवर्नर से काफी प्रभावित थी। उनकी उम्र यही कोई 30 साल रही होगी। जवानी भरपूर थी और जुनून बेलगाम। बस लड़की से कह दिया वे उनके लिए किसी गवर्नर से कम नहीं है और कल उसकी शान में फौज 31 तोपों की सलामी देगी। लड़की ने मजाक समझकर बात अनसुनी कर दी। अगले दिन सुबह सुबह मद्रास शहर में 6 तोपें एक साथ गरज उठी। उनके साथियों को लगा कि आज तो बस थिम्या की पेशी हो जाएगी। वे बच गए क्योंकि मास्टर गनर के अधिकार में मौजूद तोपों के रखरखाव के लिए उनकी समय समय पर टेस्टिंग करनी जरूरी होती थी। उन्होंने रिपोर्ट में 6 तोपों की टेस्टिंग दिखा दी। बात आजादी की चल रही है तो एक दास्तां ये भी। एक रोज एक सिनेमा हॉल में जनरल थिम्या की मुलाकात मोतीलाल नेहरू से मुलाकात हुई। तंज कसते हुए मोतीलाल ने पूछा कि अंग्रेजी वर्दी में कैसा लगता है। वे बोले, एकदम हॉट। कुछ समय बाद दोनों में दोस्ती हो गई। एक दफा उन्होंने मोतीलाल से गुजारिश की कि वे फौज छोड़कर कांग्रेस में भर्ती होना चाहते हैं। मोतीलाल नेहरू ने मना करते हुए कहा कि आजादी के बाद देश को काबिल अफसरों की जरूरत रहेगी। बतौर कर्नल जनरल थिम्या कुमाऊं रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे और इसलिए इस रेजिमेंट से उनका भावनात्मक जुड़ाव रहा। वर्दी में अपना अंतिम दिन उन्होंने इसी रेजिमेंट में बिताया था। कुछ इसी प्रकार सैम मानेकशॉ 3 पंजाब से लगाव रखते थे। रानीखेत स्थित कुमाऊं रेजिमेंट का गौरवशाली इतिहास है। 1948 और 1962 की लड़ाइयों में इस रेजिमेंट के जवानों और अफसरों ने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया था। इसके मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है, लव ऑल, ट्रस्ट नन, यानी मोहब्बत सबसे करो, भरोसा किसी पर नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब